हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों की बहुत भारी डिमांड थी कि मैम आप जिस तरीके से साइंस का और मैथ का क्लास कराया जा रहा है टॉपिक वाइज और मैराथन के रूप में, उसी तरीके से आप पेपर वन और पेपर टू और पेपर फाइव करा दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। काफी दिनों से बच्चे बोल रहे थे, लेकिन अब डाटा तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अब आपको जो है क्लासेस पेपर वन, पेपर टू और पेपर फाइव का बैक टू बैक आपको मिल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने साइंस के जितने भी आपके क्लासेस थे उनको इतना प्यार दिया, आपने उसको इतने अच्छे से पढ़ाई किया, इतने अच्छे से उसको समझा हर चीज, और उसी के तरीके से हम लोगों ने पेपर वन, पेपर टू, पेपर फाइव बिल्कुल उसी तरीके का कंटेंट तैयार किए हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप सब जो है, सभी को अपने कॉलेज में इन्फॉर्म कर दीजिएगा या तो शेयर कर दीजिएगा। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है। तो अभी मैथ और साइंस चल रहा है, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे अभी से जुड़ जाएं और अभी से पढ़ने लगे, और एग्जाम टाइम ज्यादा प्रेशर न ले। चीजें आसानी से समझाया जाएगा, और इतना आप करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला जो पेपर वन है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज। क्या है? पेपर वन जो है वो है वर्तमान भारतीय समाज। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो नोट्स आपका बना है ये 3 क्लास हम कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोर्स बहुत ज्यादा है। कम से कम आपके 15-16 इसमें जो है चैप्टर है, तो इसको हम 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन समझ लीजिए, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो आज आपका पेपर वन का पार्ट वन है, और इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर में कहाँ से कितना क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, किस क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बेस पे हमने ये सारे नोट्स कंटेंट तैयार किए हैं। तो चलिए, आज पहली क्लास है, देखते हैं। सबसे पहले हम जो है कथन, जितना है, जितना एग्जाम में कथन आया हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट कथन है उसको मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? जो शिक्षा है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो यह किसका कथन है ये पूछा गया है। तो ये आपके अरस्तु जी का कथन है। किसका है? अरस्तु जी का। अरस्तु जी कहते हैं कि शिक्षा जो होता है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यानी जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो क्या करेगा कि उसका मस्तिष्क भी डेवलप होगा। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं है तो वो चीजों को समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी उसके अंदर। अगर बच्चा अंदर से कमजोर है तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। वह किसी रोग से ग्रसित है तो वो पढ़ने पे फोकस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वही अरस्तु जी ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगला देखते हैं। सेकेंड, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। शिक्षा क्या है? यह कथन किसका है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। तो यह विचार जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। इनका दो कथन बार बार रिपीट होके पूछता है, तो दोनों कथन इसीलिए मैंने पास में लिखा है कि दोनों को आप अच्छे से देख लें, फिर अच्छे से याद कर लें। देखिए, फिर से देख लेते हैं। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? आपका शिक्षा है।
ठीक है। फिर से देखते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि किसी विचारक के द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषा है, वो लिखिए। तो अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित यानी अंदर अंदर जो चीजें हैं, मन के अंदर जो चीजें हैं, उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना यानी पूरी तरीके से अच्छे से बोलना या बताना ही क्या है? शिक्षा है। यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक। अगला देखते हैं हम। शिक्षा एक प्रक्रिया है। अगला है आपका, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो ये कथन आपके फ्रॉबेल जी का है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह किसने कहा? आपके फ्रॉबेल जी ने कहा है। ठीक। अगला देखिएगा, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है ना? तो बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह है। ये कथन किसका है? रूसो जी का है। किसका है? रूसो का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूवी का है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। शिक्षा एक क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूवी जी का है। ठीक। अगला देखते हैं हम। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह विचार किसके हैं? तो यह विचार किसके हैं? स्वामी विवेकानंद जी के। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के तीन कथन बार बार पूछे जाते हैं। ये तीनों कथन आप बार बार पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीन कथन है जो कोई स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? आपके हिंदी को मिला है। ठीक। हिंदी को जो है संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु हैं। शिक्षण के जो है वो तीन केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? तो आपके अध्यापक है, बालक है और पाठ्यक्रम है। क्या है? आपके अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, यही शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु हैं। ठीक। अगला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी शिक्षा का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है। तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सो उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यानी शिक्षा क्या है? जैसे कि कोई शिक्षा, तो पहली बात तो क्या है, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक। और शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, उसको पहले सबसे पहले शिक्षा कौन देता है? माता देती है। तो क्या होता है कि बच्चा जब मनुष्य की यानी जन्मजात शक्तियां जो है, यानी जब बच्चा जैसे जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके हाथ पैर खुद ही चलाता है ना, रोता खुद है। तो ये सब जन्मजात शक्तियां हैं, इनको सिखाया नहीं जाता है। तो उन्हीं शक्तियों का और अच्छे से डेवलप करना, ठीक, और उनको ज्ञान देना, उनकी कला कौशल में और वृद्धि करना, उनके बिहेवियर में परिवर्तन करना, यही हमारा क्या है? शिक्षा है। ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो शिक्षा का महत्व है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। यानी जब इंसान शिक्षित रहेगा तभी क्या करता है? हर प्रकार से वह विकास कर सकता है। ठीक। अगला है आपका, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। अगर जिस समाज का हर एक प्रत्येक मनुष्य, ठीक है, शिक्षित है तो उसकी प्रगति बहुत अच्छी होती है, तुलना में ऐसे समाज की जहाँ पे कोई भी इंसान शिक्षित नहीं है। कंपेयर करेंगे तो वही समाज ज्यादा प्रगति करता है जो
उस समाज में रहने वाले जो मनुष्य सभी शिक्षित हैं। ठीक है। अगला है आपका मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। ठीक। अगला है सभ्यता तथा संस्कृति के लिए भी आवश्यक है। अगला है आपका राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आपका ये आवश्यक है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, समझिएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन का विश्लेषण करते हुए शिक्षा के विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। यानी पूछा गया कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो उसको आप समझाइए। तो देखिएगा, जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी तीन लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक। जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। जॉन ड्यूवी जी का कहना है कि शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यानी अगर सिलेबस नहीं रहेगा तो शिक्षण कार्य जो है वो अच्छे से पूरा नहीं हो सकता है। ठीक। इस तरीके से आप बना लीजिए ट्रायंगल। ठीक। यहाँ पे आपका एक बिंदु पाठ्यक्रम हो गया, एक अध्यापक हो गया और एक छात्र हो गया। ठीक है। जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से, ठीक है, फिर से रिपीट हो गया, निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। जॉन डीवी जी कहते हैं कि जितना जरूरी आपका जो है, जितने जरूरी आपके अध्यापक और छात्र हैं, उतना ही पाठ्यक्रम भी जरूरी है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, उसकी कमी की वजह से हमारा शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। देखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है गांधी जी द्वारा, ठीक है, या तो फिर स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, या तो ये लिख के आएगा कि शिक्षा की परिभाषा लिखिए। ठीक। तो आप किसी के भी अनुसार शिक्षा की एक परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक। फिर देखते हैं महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या कहा है, देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यानी महात्मा गांधी ने ये कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का क्या है, उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा, गांधी जी ने कहा। ठीक। अब हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक मीन्स होता है विस्तार, ठीक, डिटेल। ठीक है। वाइडर, इसको क्या बोलते हैं, व्यापक, यानी फैला हुआ। तो देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहला क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ ये है कि शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। यानी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वह उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा जन्म लेता है। उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसकी शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे के आसपास बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। ठीक है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे की जो भी आवश्यकताएं होती हैं या जो भी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो अपने परिवार के, ठीक, सदस्य जो है परिवार में, और आस पड़ोस के लोग, समाज के संपर्क में वह धीरे धीरे आने लगता है। बाल्यावस्था
से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और वह आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक, ये है आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ। यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ से मतलब ये है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और व्यापक अर्थ का मतलब है कि जो भी मनुष्य है या जो बच्चा है वह धीरे धीरे करके जो है वह पहले अपने परिवार में, फिर आस पड़ोस में, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर विद्यालय में, फिर समाज में, आस पड़ोस में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। एक परिभाषा लिखना है, आप चाहे महात्मा गांधी जी के अनुसार लिखिए, चाहे स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिखिए, तभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। यानी शिक्षा क्या है कि मनुष्य के अंदर या अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कराती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कराती है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में भी यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ये तो हम लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्तित्व एवं सामाजिक और उनमें समन्वय, यानी व्यक्तित्व और सामाजिक का और विकास करते हैं। ठीक, अगला है आपका चरित्र का विकास करते हैं। ठीक, अगला है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास, यानी कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक भी विकास, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास। ठीक है, अगला है आपका सांस्कृतिक उद्देश्य की वजह से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, शिक्षा का ये सब क्या है? समान उद्देश्य है। एक चीज और देखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एक में आपका शारीरिक दे दे, एक में मानसिक दे दे, और एक में आध्यात्मिक, और एक में सर्वांगीण, तो आप सर्वांगीण में टिक लगाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि सर्वांगीण के अंदर यानी सभी तरह से, पूरी तरीके से, सभी में। ठीक, तो आपका ये जो है आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि अकेला सिर्फ शारीरिक तो शरीर में ही है, मानसिक तो सिर्फ मन में है। ठीक, यानी मस्तिष्क में ही, लेकिन सर्वांगीण में मतलब होता है कि सभी दिशाओं में, मतलब सभी चीजों में जो है विकास करना है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में आता है 3-4 नेम, अगर उसमें सर्वांगीण है तो आप सर्वांगीण में जब टिक करेंगे तो आपका वो सही रहेगा। सर्वांगीण का मतलब यह है कि सभी दिशाओं में, मतलब सभी क्षेत्रों में जो है वो आपका काउंट होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आपका क्या आशय है? ठीक, इसमें दिया है कि शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है उससे आपका क्या आशय है। तो देखते हैं सामाजिक उद्देश्य से क्या आशय है। समाज प्रत्येक मनुष्य का है, ये तो सभी को पता है कि मनुष्य से ही क्या बना है, समाज बना हुआ है। समाज में रहकर वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है एवं अच्छी तरह से अपने समाज को शिक्षित कर सकता है। यानी शिक्षा से सामाजिक उद्देश्य का क्या आशय है? तो इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक उद्देश्य है ये है कि समाज में अगर शिक्षित मनुष्य रहेंगे तो समाज का विकास हो जाएगा। ठीक, तो यही उद्देश्य है किसका? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन,
राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या-क्या कार्य हैं। तो पहला है आपका भावात्मक एकता, ठीक। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या-क्या कार्य हैं? पहला है आपका भावात्मक एकता, फिर है आपका नैतिकता का प्रशिक्षण, ठीक है। अगला है आपका नेतृत्व की तैयारी, चौथा है आपका कुशल व्यक्ति तैयार करना, फिर है आपका सार्वजनिक हित को प्राथमिकता और सामाजिक सुधार व उन्नति करना, राष्ट्रीय एकता, ठीक है, सामाजिक कुशलता में वृद्धि और राष्ट्रीय विकास। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका राष्ट्रीय जीवन है उसमें शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। तो शिक्षा के क्या कार्य हैं? पहला हमने क्या पढ़ा? भावात्मक एकता के लिए, नैतिकता का प्रशिक्षण के लिए, नेतृत्व की तैयारी के लिए, कुशल व्यक्ति तैयार करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता के लिए, सामाजिक सुधार व उन्नति करने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और सामाजिक कुशलता में वृद्धि व राष्ट्रीय विकास के लिए। तो राष्ट्रीय जीवन में जो है शिक्षा के ये सारे कार्य हैं, ठीक। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आज के टाइम में जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित कर रहे हैं वो कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है आपका व्यक्तित्व का सम्यक विकास, ठीक। अगला है आपका लोकतंत्रीय नागरिकता के गुणों का विकास, ठीक। अगला है आपका चरित्र का निर्माण, ठीक। अगला है व्यवसायिक कुशलता का विकास, फिर अगला है राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, ठीक। देखते हैं अगला भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी। तो आज का जो वर्तमान भारत है उसमें शिक्षा के जो उद्देश्य हैं ये सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। आपका जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। तो देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। यानी अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है किसी भी अध्यापक का किसी भी कॉलेज का स्कूल का जो है जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बच्चा जो है किससे सीखता है? आस-पास की चीज़ों से सीखता है, घर से सीखता है, ठीक। वह स्कूल कॉलेज से नहीं सीखता है। वही क्या है आपका अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। फिर से देख लीजिए अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि जीवन से संबंधित उन अनुभवों से, यानी अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन से संबंधित उन अनुभव से, यानी जीवन में वह जो जो अनुभव प्राप्त किया है, ठीक, या तो वह जो जो अनुभव उसको मिल रहा है वह बिना किसी व्यवस्थित प्रयास के हो, मतलब उसके पीछे किसी टीचर का कोई प्रयास ना हो, कोई संस्था ना हो, यानी कोई कोचिंग कॉलेज ना हो, ठीक, या कोई साधन ना हो, ठीक है, कोई साधन यानी कोचिंग ट्यूशन ना हो, और ये सब किस पे हो व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए, यानी उसके बिहेवियर से उसको जो है एटमॉस्फियर से वह प्राप्त करे। वो क्या होता है आपका ये अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा होता क्या है उसको समझ लीजिए। तो औपचारिक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक, और आपका औपचारिक शिक्षा क्या होता है वो देखते हैं। औपचारिक शिक्षा का बिल्कुल अपोजिट अनौपचारिक है। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का यह साधन, यानी औपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का वह साधन है जिसमें बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि शिक्षा देने की योजना अर्थात मतलब शिक्षा देने की योजना बनाई जाती है, ठीक। समय तय रहता है, स्थान तय रहता है, अध्यापक रहते हैं, उसमें विधियां रहती है, पाठ्यक्रम रहता है, और ये सब क्या होता है पहले से निर्धारित होती है, ठीक। और यह संस्थाएं अपने द्वारा निर्धारित नियमावली का अनुपालन करती है। यानी औपचारिक शिक्षा जो होता है वह पहले से ही निर्धारित होती है कि बच्चों को कैसे हमें शिक्षा देनी है, किस योजना के अंतर्गत अंतर्गत देना है,
ठीक, स्कूल का क्या समय रहेगा, क्या टाइम रहेगा, स्कूल का कहाँ कौन सा स्थान है, किस स्कूल में एडमिशन कराना है, अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जाएगी और शिक्षण विधियों द्वारा, ठीक, और उनका सिलेबस, ये सब क्या होता है पहले से निर्धारित होता है। ठीक, ये था हमारा औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो किससे सीखता है, अपने बिहेवियर से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, ठीक, अपने समाज से, आस पड़ोस से सीखता है, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक, अगला देखते हैं हम दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है ये देखते हैं हम। तो दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन की उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। यानी दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है कि जिनके आसपास कोई स्कूल नहीं है। ठीक, दूरस्थ शिक्षा को बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। ठीक, या तो वो कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कोई जॉब कर रहे हैं, किसी कारणवश वह को पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई छूट गई है, तो उसको क्या करना है कि एडमिशन आपने करा लिया और आप घर पे रह के पढ़ाई करिए। ठीक, तो यही आपका क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। और दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये देखते हैं, फिर से समझ लीजिएगा। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से जिनके आसपास क्या है, कोई संस्था नहीं है, यानी ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई कोचिंग है, और उनके पास समय भी बहुत कम है, यानी वह स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, और जो और शिक्षा के द्वारा वो अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो है ये दूरस्थ शिक्षा बनाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अब देखते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता देखिएगा, यह शिक्षा आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। यानी यह शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा में सभी को पता है, डिस्टेंस लर्निंग में कॉलेज तो जाना नहीं होता है, तो इसमें आमने सामने बैठकर हम कोई भी अध्ययन कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला है, इस पद्धति में स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वह क्या करेगा, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वही है कि दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक, अगला है, इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के दौरान विद्यार्थी एवं अध्यापक में सीधा संपर्क संभव नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर और जो है स्टूडेंट के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाता है, मतलब सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, अगला है आपका, इस पद्धति में अधिगम सामग्री यानी लर्निंग मटेरियल द्वारा संप्रेषण पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है। यानी दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है, तो दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक, क्या है, दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा को, पत्राचार शिक्षा कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं और स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं। तो ये जो आपका दूरवर्ती शिक्षा है ना, इसको तीन अन्य नाम से भी हम बोल सकते हैं। पहला पत्राचार, दूसरा दूरस्थ और तीसरा आपका स्वतंत्र अध्ययन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो आपका जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो किससे संबंधित है, आपके वेदों से संबंधित है। किससे, वेदों से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। मदरसों में जो है शिक्षा का माध्यम क्या था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निस्पंदन या निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया। तो निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, आपके मैकाले ने दिया था। किसने, मैकाले ने। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक
का किया जाता है। तो जो बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता है वो 8 वर्ष की उम्र में किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? तो 1937 में, सॉरी, देखिएगा, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित सन 1937 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन पर आधारित थी? तो आपका जो वैदिक कालीन शिक्षा है वह आदर्शवाद पर आधारित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? तो आपका जो राम मूर्ति समिति 1990 है वह जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था उसकी समीक्षा हेतु आपकी राम मूर्ति समिति 1990 गठित हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी? तो आपकी जो राधा कृष्ण आयोग है वह उच्च शिक्षा से संबंधित थी। किससे? किससे? उच्च शिक्षा से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था? तो आपका जो वुड का आज्ञा पत्र है वो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो जो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वो 2 फरवरी 1835 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? तो आपका जो वैदिक शिक्षा है उसका प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। क्या था? उपनयन संस्कार। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर वैदिक शिक्षा लिख के आए तो उपनयन संस्कार, अगर बौद्ध कालीन शिक्षा लिख के आए तो प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका जो बौद्ध कालीन शिक्षा था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन का जो प्रोत्साहित है उसको कोठारी आयोग जी ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, यानी जो पाली भाषा है वह बौद्ध कालीन शिक्षा का जो है माध्यम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डेवी जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, यानी जो वैदिक साहित्य में जो शिक्षा शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसका क्या आशय है? तो उसका आशय क्या है? एक तो विद्या हो गया, ज्ञान है, और बोध तथा विनय, यह सब क्या है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का आशय है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुदालियर आयोग संबंधित है? आपका जो मुदालियर आयोग है वह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से। ठीक, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये आपको प्रारंभिक शिक्षा में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, वर्तमान का एक टॉपिक जो है यानी एक चैप्टर सेम डिक्टो आपके प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक सॉरी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एक जगह पढ़ लीजिए, दोनों जगह का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो जो आपका मदरसा शब्द है उसकी उत्पत्ति कुतुब से हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो आपका जो स्वतंत्र भारत है उसका जो प्रथम शिक्षा आयोग है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1937 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आपका उपनयन संस्कार है उसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो उपनयन क्या होता है कि जब बच्चे को ठीक घर से गुरु के पास ले जाया जाता है शिक्षा के लिए तो वही आपका क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार कहलाता है। ठीक है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चे को गुरु के पास ले जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध कालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। ठीक, बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र का नाम क्या है? आपका पहला हो गया तक्षशिला और दूसरा है आपका नालंदा। ठीक,
तक्षशिला और नालंदा, ये क्या है आपके बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे क्या होता था कि शिक्षा सब लेने के लिए आते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो कौन सा? प्रबज्जा संस्कार। कितनी उम्र में? 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपका जो बनारस संस्कृत कॉलेज है वह सन 1791 में जोनायाल डंगन के प्रयासों से यह विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? आपका जो कलकत्ता मदरसा है वह कब खुला था? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा जो है कलकत्ता मदरसा जो है खुला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? जो वुड का घोषणा पत्र है वही पूछ रहा है कि उसके आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? तो 19 जुलाई 1854 को की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो आपका जो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है वह वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन में अगर पूछे कि जो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है वह किसको कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैद अगला क्वेश्चन। वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं या शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। ठीक, देखिएगा जो वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य था आपका मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो पहला क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। इसमें देखते हैं क्या है। उस समय शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन व्यतीत करना था। शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन था। प्राचीन काल का संपूर्ण साहित्य, कला तथा विज्ञान इसी उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास था। ठीक है, और दूसरा क्या था? संस्कृति का संरक्षण। तीसरा था स्वस्थ चरित्र का विकास। चौथा आपका सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। और पांचवा था आपका व्यक्तित्व का विकास। ये क्या था? आपका वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आपका जो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य के क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है आत्मानुभूति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या होता है उसको समझिएगा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे को स्नेह प्रेम करते थे। शिष्य गुरु की सेवा करते थे। गुरु वात्सल्य भाव से शिष्य की देखभाल, उनके भोजन व आवास का प्रबंध करते थे। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्र को सौंप देता था, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। ठीक है, आधुनिक काल में गुरु शिष्य के बीच ऐसे संबंध नहीं रहे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बता रहा है कि क्या होता था, इसमें गुरु और शिष्य का बहुत ही मधुर संबंध होता था। ठीक, और दोनों के बीच में स्नेह प्रेम रहता था। शिष्य जो है गुरु की सेवा करते थे। ठीक, और गुरु जो है वो अपने बच्चे, अपने पुत्र के भांति शिष्य को क्या करता था? शिष्य की देखभाल करते थे। शिष्य के भोजन का और रहने का सारा प्रबंध करते थे। ठीक, और जिस प्रकार पिता एक अपने धन, यश, ज्ञान सब कुछ अपने पुत्र को दे देते हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को क्या करते थे? पूरी तरीके से ज्ञान अर्पित कर देते थे। ठीक, ये आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं एग्जाम में पूछता है। बाकी जो जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से आप पढ़िएगा। तो पहला है आपका बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। ठीक, पहला है आपका संघ। ठीक, पहला क्या है? संघ। देखिएगा संघ में क्या है?
संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। जो बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला है आपका संघ। संघ जो था वो क्या था कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और संघ में जो मनुष्य उसमें एडमिशन लेता था या प्रवेश करता था वह क्या बन जाता था, श्रमण बन जाता था। ठीक है, अगला, श्रमण बनने पर ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। जब वह श्रमण बनेगा तभी उसको शिक्षा दी जाती थी। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते थे। इसका अर्थ बाहर जाना होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, बाहर जाना होता है। अर्थात देखिए, संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं, प्रवज्जा। मतलब जब लड़का या बच्चा या बालक जब संघ में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो वह प्रवज्जा कहलाता था। ठीक, और प्रवज्जा का क्या अर्थ है उसको समझिएगा। इसका अर्थ होता है बाहर जाना। अर्थात भिक्षु यानी बालक परिवार से अलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिलना, यानी प्रवज्जा क्या होता है कि जब बच्चा अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में आके मिल जाता है तो वही प्रवज्जा होता है। ठीक, ये एक प्रवज्जा क्या है कि एक प्रक्रिया है, इसमें जो है बच्चा अपना घर बार छोड़कर बौद्ध संघ में जाके जो है मिल जाता है। यह क्या होता है, 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच होता है। उसके बाद जब 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता है, यानी जब 20 वर्ष की आयु में वह शिक्षा संपन्न कर लेता है तो उसके बाद उपसंपदा संस्कार होता है। इसके बाद ही भिक्षु पूरी तरह से संघ के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं मठों की व्यवस्था। अगला है आपका मठों की व्यवस्था। ठीक, बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करते थे। बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करते थे। बौद्ध जो है क्या करते थे, बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करते थे जहां गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। इनमें हजारों बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं होती थी। आपका जो मठ था, बौद्ध विहार था, ठीक है, सॉरी, बौद्ध विहार नहीं, मठ जो थे, बौद्ध विहार जो रहते थे वो क्या करते थे, मठों का निर्माण करते थे। इसमें गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी, यानी हजारों बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, अगला था आपका, अगला है आपका अध्ययन पद्धति। ठीक, तो इस समय मौखिक शिक्षण कार्य होता था। बच्चे सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनाकर विषय को कंठस्थ किया करते थे। इस समय क्या होता था, मौखिक कार्य होता था, मौखिक शिक्षण कार्य, यानी सिर्फ बोल कर होता था। बच्चे क्या करते थे, सुनकर, रटकर और एक दूसरे को सुनाकर विषय को याद किया करते थे। एकांत, मौन, चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता था। ठीक, अगला देखते हैं चौथा, स्त्री शिक्षा। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी थी, बाद में स्त्रियां संघ में भी प्रविष्ट होने लगी। अगला देखते हैं, अध्ययन के विषय। तो अध्ययन का विषय क्या क्या था, यानी उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो शिक्षा में बौद्ध शिक्षा की प्रधानता थी और संस्कृत साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि की विद्या दी जाती थी। ठीक, अगला देखते हैं, शिक्षा का माध्यम क्या था। ठीक है, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में पाली जो है वह लोक भाषा के माध्यम में दी जाती थी, यानी जो बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम था वह पाली भाषा था। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम, देखिएगा वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर था। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या था, लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति। जो आपका मतलब बौद्धिक शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा थी और वैदिक शिक्षा थी, उसमें क्या क्या पहले समानता थी। ठीक, यानी क्या क्या उसमें बराबर था, जो इनमें होता था वही इनमें भी होता था। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति इसमें भी था, और आपका बौद्ध शिक्षा में भी था लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, और वैदिक शिक्षा में भी था लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। ठीक, शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष थी और वैदिक शिक्षा में क्या था, यह भी 8 वर्ष में ही शिक्षा प्रारंभ होता था। शिक्षा का प्रारंभ किससे होता था, संस्कार से, और उसमें भी क्या होता था, संस्कार से। बौद्ध शिक्षा में प्रबंधा संस्कार होता था और वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था। ठीक, उसके बाद क्या था, भिक्षाटन यानी शिष्य की दिनचर्या। ठीक, और भिक्षाटन इसमें क्या क्या था, शिष्य की दिनचर्या। तो ये तो आपकी समानता हो गई। अब हम पढ़ेंगे असमानता, यानी अंतर क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा में क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रचार
मकसद था। यानी जो आपकी बौद्ध शिक्षा थी, उसके द्वारा क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही बौद्ध शिक्षा का मकसद था। कि एक मकसद ये था। और वैदिक शिक्षा में क्या था, वैदिक शिक्षा में ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था, इसमें इनको धर्म का प्रचार करना कोई मकसद नहीं था। ठीक। बौद्ध शिक्षा में क्या था, संघ का वर्चस्व था। ठीक है। और वैदिक शिक्षा में गुरु का वर्चस्व था। बौद्ध शिक्षा में समुदाय प्रधान थी, और आपका जो वैदिक शिक्षा है उसमें शिक्षा परिवार प्रधान थी। ठीक है। बौद्ध शिक्षा में कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर था, और आपका जो वैदिक शिक्षा है उसमें जीवन कैसा था, सादगी पूर्ण था, यानी बहुत ही साधारण था। ठीक है। देखिएगा, बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचार्य, यानी जब बौद्ध शिक्षा में 20 वर्ष की उम्र में वह उपसंपदा संस्कार उनका कंप्लीट हो जाता था, तो वह अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य वाला बिताते थे। ठीक। और आपका वैदिक शिक्षा में समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश। वैदिक शिक्षा में जब वह समावर्तन संस्कार हो जाता था, तो वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। ठीक है। अगला है, संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे। ठीक। लेकिन आपका जो वैदिक शिक्षा है उसमें गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था, यानी गुरुकुल में स्त्री और पुरुष साथ में रहना जो है वहां पे लागू नहीं था। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का जो माध्यम था वो था पाली या जन भाषा। और जो वैदिक आपका शिक्षा है उसमें क्या था, माध्यम संस्कृत था। ठीक। ये जाति धर्म से परे था, इसमें सभी जात के लोग आते थे। लेकिन आपका जो वैदिक शिक्षा है वह जाति पर आधारित था। ठीक। आपका जो बौद्ध शिक्षा है उसमें संघ का विद्यालय पर नियंत्रण रहता था, और आपके वैदिक में गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त थे। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो समझिएगा। पहला है आपका, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व मिला। यानी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसमें पहली बार क्या हुआ कि शिक्षा को पहली बार इतना महत्व मिला। ठीक। दूसरा है, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना हुआ। ठीक। अगला है, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। अगला, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। ठीक। अगला, केंद्र सरकार की भागीदारी। अगला, दक्षता एवं प्रभावकारिता का प्रोत्साहन। अगला, व्यावसायिक शिक्षा। अगला, उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालय की स्वायत्तता। ये आपका था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं। ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा उनकी नियुक्ति कब हुई थी। तो आपका जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक। मुदालियर के नाम, इन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग भी नाम पड़ा है। पूछा जाता है मुदालियर आयोग किससे संबंधित है, तो आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग से। और इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 23 सितंबर 1952 को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। तो हंटर कमीशन जो है उसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यही हंटर कमीशन की विशेषता थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष बताइए। आपका जो वुड के घोषणा पत्र थे उसके क्या क्या दोष थे। पहला दोष देखते हैं क्या था, शिक्षा सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। यानी शिक्षा को पूरी तरीके से सरकार को दे दिया गया और राज्य के अधीन कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि शिक्षा पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। ठीक। अगला देखते हैं, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की सिफारिश की गई कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग दे सकेंगे। यानी भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की सिफारिश की गई, मतलब उनको शिक्षा तब दी जाएगी जब वह ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। ठीक। अगला देखते हैं, भारतीय जनता को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका।
ठीक, अगला, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी और देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। ठीक है, ये आपके क्या थे, वुड के घोषणा पत्र के दोष थे। अगला देखते हैं, आपके मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, देखते हैं क्यों माना जाता है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, देखते हैं। पहला, मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया था। ठीक, दूसरा, मैकाले के विवरण पत्र ने देश हेतु प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। और तीसरा देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न कर दी थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिशनरी स्कूल की विशेषताएं बताइए। आपका जो मिशनरी स्कूल थी उसकी क्या विशेषताएं थी। पहला, आपका जो आपका कक्षा शिक्षण प्रणाली था, प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आपका जो मिशनरी स्कूल था, इन्हीं के द्वारा ही कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू की गई। ठीक, अगला, मिशनरी स्कूल में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। मिशनरी प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार, देखिएगा, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका तथा शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। जो आपकी प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण की क्या भूमिका है और उसकी विधियों पर प्रकाश डालना है, तो उसको हम समझते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है, वो देखिएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौण माना जाता है। प्रकृतिवादियों का विचार है, बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। ठीक, दूसरा समझते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। ठीक है, उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। तीसरा देखिएगा, प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता शैक्षिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। ठीक, अगला देखिएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी। तो प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां निम्नलिखित उपविधियों पर आधारित थी। पहला था आपका करके सीखना। क्या था आपका पहला, करके सीखना। तो देखिएगा, प्रकृतिवादी करके सीखने पर अधिक जोर देते हैं कि उनका मानना है कि इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करता है। दूसरा देखिएगा, स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी स्वानुभव को रूसों ने महत्व दिया था। रूसों के अनुसार बालक को अनुभव करके सीखना चाहिए। ठीक, अगला समझिएगा। तीसरा है आपका प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। तो इसमें क्या है, प्रकृतिवादियों के अनुसार बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृतिवादी दर्शन के अच्छा ये नहीं है, सॉरी ये नहीं, यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका, प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित ज्ञान मानता है। आपका जो प्रकृतिवाद है वह वैज्ञानिक ज्ञान को उचित ज्ञान मानता है। ठीक, अगला देखते हैं, शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो आपकी जो शिक्षण विधि है उसके जनक कौन है, सुकरात हैं। ठीक, देखिएगा अगला, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसको। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है तो करके सीखना, खेल द्वारा सीखना और स्व अनुभव द्वारा सीखना। ये तीन शिक्षण विधि किसकी है, प्रकृतिवाद की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो आपका जो प्रकृतिवाद है वो मुक्त्यात्मक शिक्षा यानी मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। ठीक, तो देखिए ये टोटल आपका लगभग आई थिंक 5 चैप्टर तक का पूरा जितना क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको कराया है। ये आपका पहला पार्ट है वर्तमान भारतीय समाज का। अभी 2 क्लासेस और आपको दी जाएंगी। ये 3 क्लासेस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स ले आने से कोई नहीं रोक सकता। और आपसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए, ताकि जो भी
जो अदर बच्चे हैं उनको भी जो है अच्छे से पढ़ाई वो कर सके बिना किसी दिक्कत के। और आप लोगों को मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो कृपया करके अपने कॉलेज के बच्चों के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनको शेयर कर दें। तो चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत आप सभी के डिमांड पे ही ये वीडियो बनी हुई है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी हुई है। तो प्लीज इसको आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।